अच्छा, इससे पहले वाले दिन में ना हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ऐसा था कि एक रोप हमने अज़्यूम किया था इस तरह से। अब अगर ये जो रोप है, इस रोप में मैंने आपको बताया था कि दिस रोप इज़ ऑफ मास m एंड द लेंथ ऑफ दिस रोप इज़ सपोज़ L और मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट ईच एंड एवरी पोज़ीशन? हर एक पोज़ीशन पे टेंशन का क्या वैल्यू होगा? ये मुझसे किसी ने पूछा था। तो अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि मास वाज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रो। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हर इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट का मास है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कभी-कभी क्या होगा आप देखोगे, ये जो मास पर यूनिट लेंथ होता है, ये जो मास पर यूनिट लेंथ होता है, उसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी ये वर्ड बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ोगे, तब आपके पास ये लैम्ब्डा वर्ड आएगा। The meaning for this lambda word is mass per unit length. ठीक है, अभी इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें ये मास पर यूनिट लेंथ जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। अब ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ये मास पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसा भी गिवन हो सकता है कि ये जो लैम्डा है वो क्या है, सम कांस्टेंट लैम्डा नॉट, सम कांस्टेंट लैम्डा नॉट इनटू x है। ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा लैम्डा यहाँ पर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लैम्डा है वो x का फंक्शन है। अब x का फंक्शन है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे, x क्या करना है, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया है वहां से सेपरेशन को हम x बोल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। फिर अगर आप यहाँ पे 1 मीटर सॉरी यहाँ पर अगर देखोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 0 है। मान लो 1 मीटर आगे चले गए तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएंगे तो 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएंगे तो 3 लैम्डा नॉट एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यू चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये पूरा लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ दिस रोप इज ऑफ L meters, if the length of this rope is of L meters, then find the value of tension, या find the tension in the string, find the tension in the string as a function of x, as a function of x। और याद क्या रखना है, what is this x? तो x के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो this x is position या length from where the force is being applied, length from where, length from where the force is being applied, the force is being applied। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा है कि आप जितना इधर ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे इस वाले पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो आप ए पॉइंट से जितना दूर जाना स्टार्ट करोगे, मास पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले वाले दिन में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वहां पर मास पर यूनिट लेंथ जो था वो कांस्टेंट हमने मान लिया था। अब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब क्या करना है, अब आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये जो रोप है वो आप ऐसा समझ लो कि आप जैसे जैसे ए पॉइंट से दूर जा रहे हो, ये रोप थिक होता जा रहा है। अगर रोप थिक होता जा रहा है, इसका मतलब रोप का जो मास है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है इस यहाँ कहीं पर पोजीशन पर। मान लो ये कोई पोजीशन है पॉइंट P, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। और ये बोला गया है कि पॉइंट A से पॉइंट P का जो सेपरेशन है वो कोई तो x है। अच्छा, अब अगर ये x है और टोटल लेंथ वाज L मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या है, अगर आप देखोगे, मान लो मुझे कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ दिस रोप। अगर मुझे टोटल मास ऑफ दिस रोप कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं एक छोटे से सेक्शन का मास कैलकुलेट करता हूँ। देखो एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया है, कितने लेंथ का, dx लेंथ का। कुछ भी अगर ऐसा लगे नहीं समझ में आ रहा है पूछना। मैंने क्या बोला कि मुझे इस पूरे रोप का मास कैलकुलेट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मास पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कांस्टेंट था, तो जितना भी लेंथ है, अगर आपको यहां से यहाँ का मास कैलकुलेट करना है, यहां से यहाँ तक मास पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है, सिंपली x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इनटू x। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है, तो आप क्या करोगे, x डिस्टेंस पर जाकर एक बहुत छोटा सा सेक्शन कट करोगे dx। अब ये dx बहुत छोटा है, सिर्फ ऐसा समझ लो कि विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस dx को क्या किया है, थोड़ा बड़ा बनाया है। एक्चुअल में ये dx क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर मुझे इस dx का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट dx, ये जो dx एलिमेंट है, मुझे इसका मास अगर लिखना है, तो मैं क्या जानता हूं कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो किसी भी x सेपरेशन पर मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा नॉट इनटू x। तो मैं dx का जो मास है dx का जो मास है उसको मैं dm लिख रहा हूं। dm को ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ इनटू जो भी इसका लेंथ होगा। सर ये बात नहीं समझ में आया, सर आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते दोबारा हैं? एक्सप्लेन कर दो। एकदम एकदम पहले तो ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले वाला लेक्चर में ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें ये क्या बोला गया था कि ये जो रोप है वो यूनिफॉर्म है। रोप यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। इस तरह से आप, जैसे एक होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप डेंसिटी बोलते हो, पढ़ा है ना आपने, मास पर यस यूनिट सर। वॉल्यूम डेंसिटी। तो एक तो हो गया कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जैसे वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो यूनिफॉर्म है। आप 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पानी कहीं का भी देख लो, वो हमेशा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल रहा है। लेकिन मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ तो जादू हो गया पानी में, उसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो रहा है। या ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक रोप है जिसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो मास होगा उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वो कैसे चेंज हो रहा है, वो गिवन है, लैम्डा किसी भी x दूरी पे का जो लैम्डा है, दैट विल बी लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ x। तो ये बात समझ में आया क्या कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट एनी पोजीशन p। कोई भी रैंडम पोजीशन p पर, इस धागे पे कोई भी रैंडम पोजीशन p पर टेंशन का वैल्यू कितना होगा अगर ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे रोप का मास कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले मैं एक छोटे से सेक्शन का मास कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने क्या बोला है, x डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया हमने, जिसका लेंथ कितना था dx, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मास ऑफ द एलिमेंट dx इज dm। ये जो छोटा सा एलिमेंट dx मैंने यहाँ पर कट किया है, इसका जो छोटा सा मास होगा, इसको मैंने मान लिया dm। अब अगर मुझे dm का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो ये dx बहुत छोटा है। dx अगर बहुत छोटा रखने का क्या मतलब होता है कि जितना मास डेंसिटी यहाँ पर है उतना ही मास डेंसिटी यहाँ पर भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस dx, द वैल्यू ऑफ dx इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, आपने सुना होगा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ। तो अगर ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ है, इसका मतलब ये होगा कि जो मास डेंसिटी यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली वही मास डेंसिटी यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ का मास डेंसिटी मुझे लिखना है, तो मैंने लैम्डा नॉट इंटू एक्स लिख दिया। अब अगर मुझे मास डेंसिटी पता है और मैंने उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इस छोटे से पोर्शन dx का मास क्या मिल जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू dx। नहीं आया सर समझ में ये बात? सर आ गया सर। सबको समझ में आया क्या? देखो यही इंपॉर्टेंट है। ये यस। किसी भी क्वेश्चन में ना, अगर आप देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर इनिशिएट कैसे करें। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया कि हाउ टू इनिशिएट द क्वेश्चन, तो आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो IITs हो, NIT हो, ट्रिपल ई हो, मेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओलंपियाड हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है वो समझ में आ जाए। एक बार अगर क्वेश्चन को इनिशिएट करना आ गया ना, तो मेरे को लगता है कि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो मैथमेटिक्स है वो इतना स्ट्रांग तो होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट तक आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू इनिशिएट, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, ये आपका थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। कोई अगर पूछना है कि सर दिमाग कहाँ पे लगाना है, तो बस दिमाग यहीं पर लगाना है कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। एक बार तुमने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया ना, तो किसी के डैश में इतना दम नहीं है कि तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक सकेगा वो।
तो बस मैंने ये बताया कि क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, छोटे से पोर्शन dx का अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो मैंने उसको dm मान लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर इंस्टेंट का जो मास है वो अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर dx कट करता तो यहाँ का मास अलग है, यहाँ पर dx कट करता तो यहाँ का मास अलग है। तो अगर मुझे चाहिए सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन। सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए टोटल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक छोटे से सेक्शन का मास कैलकुलेट किया, दैट वाज dm। अब अगर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द रोप, मान लो मुझे चाहिए टोटल मास ऑफ द रोप। अगर मुझे रोप का टोटल मास चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो dm है इस dm का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब है, छोटे छोटे dm 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 यहाँ पे जो बनते जा रहे थे, सारे dm 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 का अगर मैं सम कर दूंगा तो दैट विल गिव मी द टोटल मास ऑफ दिस रोप। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन dm। अब मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब है लैम्डा नॉट x dx। अब ये लैम्डा नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन के अंदर आएगा x dx। अब बताओ x का जो लिमिट्स है, इंपॉर्टेंट वापस से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सर, हाउ टू पुट द लिमिट। अगर आप देखोगे तो x का सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है, 0, और x का 0 सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो सकता है, l। तो यहाँ पे जो लिमिट पुट करेंगे वो पुट करेंगे 0 से लेकर l तक। इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब हो गया टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ये x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल मास ऑफ द रोप है। सर ये आया ही नहीं सर समझ में, सर अंडरस्टूड आ सर। गया सब। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट अंडरस्टूड। नहीं किसी को यहाँ तक। यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मुझे सिस्टम का टोटल मास मिल गया और मुझे ये पता है कि पूरे सिस्टम पे टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, तो मैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या। यस का पूरा रोप यस के यस सर। जितने भी सेक्शन है, यस सर। सारे सेक्शन सेम एक्सेलरेशन से अगर मूव करेंगे तो इन द नेक्स्ट पेज अगर मैं लिखूं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली लैम्डा का जो फंक्शन होगा वो अलग हो सकता है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। किसी जमाने में आईआईटी में जो क्वेश्चंस होते थे वो सब्जेक्टिव होते थे, तो वैसा क्वेश्चन। तो कैलकुलेटिव है थोड़ा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कैलकुलेशन नहीं है। तो acceleration, the value for this acceleration will be the force applied was of F, and total mass that we have calculated for this rope was lambda naught L square divided by 2। तो lambda naught L square और divided by 2 को ऊपर भेज दो, सिस्टम का acceleration मिल गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। नो सर। नो सर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो टेंशन कैलकुलेट करना है। तो टेंशन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं रोप का ये वाला सेक्शन देखो, ये सेक्शन, ये जो सेक्शन ऑफ दिस रोप है, इस सेक्शन ऑफ रोप को आगे कौन लेके जाएगा, पूरा। अगर रोप होता तो पूरे रोप को ये फोर्स आगे ड्रैग कर रहा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना ही सेक्शन ऑफ रोप देखना है तो इस सेक्शन ऑफ रोप को यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होता वो ड्रैग कर रहा है क्या, यस सर। आ रहा है क्या यस समझ सर। में। तो अपने Yes, को यही टेंशन तो कैलकुलेट करना है ना एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी तरह यहां से यहां का मास कैलकुलेट कर लूं और मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता है, तो मास ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द रोप इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा क्या। यस सर। अब देखो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएम का वैल्यू तो मुझे पता ही है। अब अगर मुझे यहां से यहां तक का मास चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, ये इसका लोअर लिमिट हो जाएगा एल माइनस एक्स, और इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा एल। यस सर। सर नहीं आया समझ यस में सर ये, मेरे को लग रहा है 3 आगे स्टूडेंट्स सर। जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी के लिए शायद एकदम हवा में जा रही है। बहुत टफ है क्या। नो नो सर। सर। देखो कभी भी अगर Yes. ऐसा हो ना कि मान लो No, मैंने sir. कुछ बताया, सुनो, मान लो अगर मैंने कुछ बताया और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कभी ये मत सोचना कि ये आपका प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं नहीं समझा पा रहा। तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि टीचर ने कुछ बताया और अगर आपको वो नहीं समझ में आया है, तो यू हैव द फुल राइट टू रेज अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछो, जब तक क्लियर नहीं होगा मेरा काम है बताना। तो अगर मैं बोलूं यहां तक ये सारे स्टेप सबको क्लियर है क्या। यस यस सर। सर। यस सर। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया।
अब मैं अगर dm का वैल्यू लिखूं, dm इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आया था, dm का वैल्यू आया था लैम्डा नॉट कांस्टेंट है x dx, और इसमें अब लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे l माइनस एक्स से लेके l, यहां तक जो लेंथ होगा, यहां तक का जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा। तो मान लो ये सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व करने पर अगर मेरे को m डैश मिल गया, m डैश मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है, ये m डैश इंटू एक्सेलरेशन है क्या, तो ये आपका आंसर होगा। वापस एक बार रिपीट कर दूं क्या पूरा से स्टेप, ये समझ में आ गया? एक बार वापस रिपीट एक कर बार दीजिए एकदम ये वापस स्टेप। से एकदम स्टार्टिंग Yes, से sir. देखो, एकदम स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है कि ऐसा रोप है जो है अनइवन, अनइवन रोप है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब अगर आप यहां पर 1 मीटर देखोगे तो इसका मास कम होगा, यहां कहीं पर 1 मीटर देखोगे तो आपको ज्यादा मास मिलेगा, यहां कहीं पर 1 मीटर देखोगे तो आपको और ज्यादा मास मिलेगा। इसका मतलब है आप जितना ए से दूर जा रहे हो, मास का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं बताया गया है, वो बताया गया है लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये इसका मास पर यूनिट लेंथ बताया गया है, ठीक है। अब मुझे ये बोला गया है कि अगर रोप ऐसा है तो इस रोप में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एट एनी सेपरेशन x फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से किसी x गैप पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। अब ठीक है, अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना तो पहले तो याद करो बेसिक क्वेश्चन, वो जो सिंपल वाला क्वेश्चन होता था उसमें भी हमने क्या किया था, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे, फिर एक बार सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया तो हम ये बोलते थे कि अच्छा इतने लेंथ ऑफ वायर को कौन ड्रैग करेगा, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होता वही ड्रैग करता। तो हम क्या करते थे, यहाँ का जो मास है उसको सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो अपने को इस वाले पॉइंट का टेंशन मिल जाता था। याद है क्या ऐसा कुछ? Yes, sir. ओके, यस मतलब सर। मेरा मेन पर्पस क्या है, मुझे पहले तो इस वाले रोप का मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस वाले रोप में इस बार आपको मास नहीं गिवन है, ये एल मीटर था, इस बार पूरे रोप का मास नहीं गिवन है, बस उन्होंने बता दिया कि पूरे रोप का लेंथ वाज एल एंड मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर मास कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कट किया ऑफ डीएक्स लेंथ। अब अगर मुझे किसी तरह से इस dx का मास मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में मुझे फिर टोटल मास मिल जाएगा। तो मैंने dx का मास बोला dm है, और dm मैंने कैसा लिखा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ dx। अब ये dx बहुत छोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाने में अगर ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होता तो ये वैल्यू भी वेरिएट हो जाता, चेंज हो जाता, इसलिए मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो dx है, द चेंज इन x इज नेग्लिजिबल, इसलिए मैंने इस छोटे से लेंथ में लैम्डा नॉट एक्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, डीएम अगर मुझे पता चल गया तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब यहाँ का डीएम, यहाँ का डीएम, डीएम 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 डीएम, सारे डीएम को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में एक टूल है हमारे पास, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लिमिट्स पुट करना आना चाहिए। तो अगर मुझे टोटल मास चाहिए रोप का, तो x का वेरिएशन कहां से, x 0 से लेकर x का वैल्यू l तक एक्सटेंड हो सकता है, तो 0 से लेके l तक जब मैंने इसका वेरिएशन किया, सॉल्व किया, तो मुझे मास ऑफ दिस रोप कितना मिल रहा है, लैम्डा नॉट इनटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार मुझे लेंथ ऑफ दिस रोप मिल गया, एक बार अगर मुझे मास ऑफ दिस रोप मिल गया, तो मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन मैंने फाइंड किया तो वो हो जाएगा टोटल फोर्स जो सिस्टम में अप्लाइड था डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब एक बार मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, अब मेरे को वो किसी भी सेक्शन का टेंशन कैलकुलेट करने को बोलेंगे ना, तो मैं बस डायग्राम देखूंगा। अब डायग्राम देख के मुझे साथ साथ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस वाले पॉइंट का टेंशन चाहिए, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो इस पूरे सिस्टम को आगे ड्रैग करके लेके आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अभी जो हमने फाइंड आउट किया था। तो किसी तरह से इस वाले पोर्शन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मास को क्या करेंगे, सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। अब ये जो मास है मैंने इसको m डैश बोला, अब m डैश के लिए क्या करना है, यहाँ पे लोअर लिमिट है l माइनस एक्स और यहाँ पर अपर लिमिट है l, तो l माइनस एक्स से l तक इंटीग्रेट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x जो m डैश हो जाएगा, m डैश को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। सबको sir. क्लियर है Yes, ना sir. वो?
यस सर। यस सर। ओके अच्छा, सर तो हाँ बोलो। सर वो इंटीग्रेशन में लिमिट्स l माइनस एक्स से l का क्यों हो गया? हाँ देखो देखो देखो, जैसे अपन क्या बोल रहे हैं, अपने को टेंशन, ये टेंशन कहाँ से कहाँ का कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके, सॉरी इस वाले पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मास जानना है। अब अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ अगर x है, मतलब ये पोजीशन क्या है, l माइनस एक्स, और ये पोजीशन क्या है, l, तो मुझे रोप का लेंथ कहाँ से कहाँ चाहिए, l माइनस एक्स से लेके l तक चाहिए ना। ये l माइनस एक्स, देखो ये x है अगर, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितना है, l माइनस एक्स है, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, या अच्छा ये यहाँ से यहाँ x हो गया, सॉरी, अगर ये x है और ये l है, आप x से l करोगे, सॉरी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा ना वो x से लेकर l तक होगा, लोअर लिमिट x है, सॉरी कहाँ चला गया पेज, ये जो लोअर लिमिट होगा ये l माइनस एक्स नहीं होगा, वो होगा x। x क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ये डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में क्या है, हमारे पास ये जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन का मार्क कितना है, x, यहां से यहाँ ये x है और यहां से यहाँ ये l है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू चाहिए, तो लोअर लिमिट है x और अपर लिमिट है l, तो x से लेके l तक इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आंसर होगा। आया क्या समझ में? यस सर। मैंने लिमिट क्यों Yes, चेंज sir. किया, क्योंकि ये x वाला मार्क है, दिस मार्क इज फॉर x एंड दिस मार्क इज फॉर l, तो x से लेके l तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। यस सर। ओके, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा बस सोचना होता है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप एडवांस के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आ जाने चाहिए, एकदम 100% अभी समझ में आ गया होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, मान लो एटवर्ड मशीन, सिंपल सा एटवर्ड मशीन है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह का हमारे पास एटवर्ड मशीन है, एक पुली है ऐसी, पुली से बांध दिया हमने एक 4 kg का मास, यहाँ पे एक और पुली, ये मान लो 6 kg और ये मान लो 2 kg। तो अगर ये थ्रेड 1 है और ये थ्रेड 2 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन and acceleration of each block blocks। एक तो हर एक ब्लॉक का क्या टेंशन होगा ये कैलकुलेट करना है, और हर एक ब्लॉक में कितना हर एक धागे में कितना टेंशन है ये कैलकुलेट करना है। पुली भी आइडियल है, पुली मासलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और ये जो थ्रेड है, थ्रेड भी आइडियल है, थ्रेड आइडियल है मतलब थ्रेड भी मासलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं। 39 पार्टिसिपेंट्स है, मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य प्रदीप्ता आंसर देता है, ठीक है। हिमांशु, हेलो हिमांशु। यस सर। हिमांशु ये इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया हिमांशु? यस सर। ओके अच्छा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या हिमांशु अभी जो मैंने दिया है? यस सर, बीकेडी सर के क्लास में किए थे। किया है ना, ठीक है। तो अभी आप आंसर बता सकते हो ना हिमांशु सॉल्व करके? यस सर, ट्राई कर सकता हूँ। ओके ठीक है हिमांशु, देखते हैं। कोई भी डाउट हो हिमांशु तो एकदम बिना डरे पूछना है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो हिमांशु। फिर और कौन है? शशांका। यस सर। हाँ शशांका शेखर मुदाली, आप निस्ट के बारे में जानते हो शशांका? NIST, यस। NIST के फाउंडर के बारे में जानते हो? नो सर। he is also a Mudali, संग्राम मुदाली, NIST फाउंडर। कोई नहीं, समझ में आता है शशांका? ये जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो समझ में आया ना? यस सर। ओके, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या शशांका? यस सर। ओके, तो फिर आंसर आ जाएगा ना अभी? यस, ट्राई करूंगा।
ओके ठीक है, चलो ट्राई करो, देखते हैं। श्रेया पात्रो। हाँ श्रेया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, ये जो क्वेश्चन दिया है? यस सर। अच्छा, इससे Yes, पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया श्रेया? यस सर। ओके, कोई फीडबैक है श्रेया आपका, मतलब ऐसा सर आप ये पढ़ाते हो, वैसा पढ़ाते हो, बुरा पढ़ाते हो, अच्छा नहीं पढ़ाते, कुछ ऐसा? नहीं सर, आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आता है। चलो ठीक है, थैंक यू श्रेया, सॉल्व कर लो फिर। ओके ओके, संजोली सिंह, संजोली आर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग? अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा है तो वो चैट में भी बता सकता है। संजोली से बात नहीं हो पा रही। Yes, sir. So mic was actually ओके had a problem in connecting with the mic, sir. ओके ओके, चलो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। संजोली ये सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई बात नहीं। निलय, मिस्टर निलय, निलय आप हो मीटिंग में? नहीं, निलय भाई साहब नहीं है मीटिंग में, ठीक है। किसी का आंसर अगर आ जाए तो वो बता सकता है। सर हाँ सर, T1 equal to 30 Newton, T2 equal to 60 Newton and A is equal to 5 meter per second square. A is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं, रुक जाओ, किसने बताया था अभी आंसर? सर हिमांशु। हिमांशु, ठीक है हिमांशु, देखते हैं। T1 आ गया, T2 और एक्सेलरेशन, ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है क्या दोनों? सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम होंगे, अलग अलग होंगे? सेम। नहीं, सेम नहीं होगा हिमांशु, अलग अलग है। ये पुली मूवेबल पुली है। कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया है ना सर ने? यस सर। हाँ, तो फिर ये आपको पढ़ाया होगा मूवेबल पुली। दो तरह के पुलीज होते हैं, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। कोशिश करो, एक बार चेक करो आप। मैं बता दूं क्या? 1 minute, sir. ओके, सेबव्रत, सेबव्रत साहू, सेबव्रत आप हो मीटिंग में? देखो, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि ही और शी इज ही हैज जॉइन्ड द मीटिंग बट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तुम लोग टॉप बैच हो यार, ऐसा मत करो तुम लोग। श्रेयांश, आपने सॉल्व कर लिया? श्रेयांश, अरे बाप रे, कोई तो है ही नहीं मीटिंग में। सर T1 T2 वही सेम आ रहे हैं हिमांशु के वैल्यू जैसे। T1 T2 सेम आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन? Acceleration of 4 kg mass will be 10 meter per second square. ठीक है। और 6 And के 6 and 2 kg का 5 meter per second square. 6 और 2 का सेम होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 और 2 का सेम होगा, ओके ठीक है, देखते हैं। पहले मेरे को बताओ कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है? सेबव्रत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और किसने रिस्पॉन्ड नहीं किया? तो रिस्पॉन्ड नहीं करते सेबव्रत?
सर मैं जस्ट वॉशरूम गया था अभी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी का आंसर आया क्या? सॉरी सर, माय लैपटॉप गॉट हैंग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं श्रेयांश। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको दो तरह के पुली मिलेंगे। एक होगा फिक्स्ड पुली, एक पुली होगा फिक्स्ड पुली। अब फिक्स्ड पुली की क्या कहानी है? अगर पुली फिक्स्ड है मतलब पुली जो है वो क्या कर सकता है, सिर्फ रोटेट कर सकता है अपने पोजीशन पर। वो क्या करेगा, ये जो भी इसका एक्सल होगा, एक्सल के अबाउट ये पुली बस ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। तो अगर ये पुली रोटेट करता है तो फिक्स पुली में क्या होगा, जितने एक्सेलरेशन से, सॉरी सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अगर ये पुली फिक्स्ड है ना तो पुली फिक्स्ड है मतलब अगर ये m1 मास है और अगर ये m2 मास है, दोनों अगर अलग अलग मासेस है तो जितने एक्सेलरेशंस, अब ऐसा भी मान लेते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 मतलब डेफिनेटली ये जो m2 ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है और ये m1 ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर आने की है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने एक्सेलरेशन से इसको नीचे जाना चाहिए उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रोप हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये रोप इनएक्सटेंसिबल होता है। अगर ये रोप इज आइडियल, इफ दिस रोप इज आइडियल, तो आइडियल रोप इनएक्सटेंसिबल है, उसका लेंथ चेंज नहीं होना है। अब अगर उसका लेंथ चेंज नहीं होना है, इसका क्या मतलब है कि जितना किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितना ये नीचे जाएगा उतना ही इसको ऊपर भी जाना चाहिए। तो इसका ये मतलब होगा कि जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। या वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बात करोगे तो जितने वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उतने ही वेलोसिटी से उसको ऊपर आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर बोलोगे तो जितना ये नीचे डिस्प्लेस करेगा उतना ही इसको ऊपर डिस्प्लेस करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस रोप टू विच दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, this rope is an ideal rope and the length of this rope should not be changed unless and until it is not mentioned in the question. तो आप ये याद रखना कि if this rope is inextensible तो जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या? फिक्स पुली, फिक्स पुली आसान होता है, फिक्स पुली में प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सपोज दिस इज पुली नंबर 1। अब ये जो पुली नंबर 1 है, ये पुली नंबर 1 को मैंने सीलिंग से बांध रखा है। तो पुली नंबर 1 क्या कर सकता है, बस अपने पोजीशन पर ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। लेकिन अगर आप ये पुली 2 को देखोगे तो पुली 2 क्या है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं इसका मतलब क्या है कि अगर ये नीचे जाएगा, अगर ये 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो पुली 2 ऊपर चला जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो पुली 2 नीचे चला जाएगा। मतलब ये जो पुली 2 है अगर आप वो देखोगे तो ये कैसा पुली है, ये मूवेबल पुली है। अब मूवेबल पुली पर ये जो लॉ है या ये जो कंडीशन है वो सही नहीं बैठता। ये जो मूवेबल पुली है, ये जो मूवेबल पुली है, इस मूवेबल पुली पर ये जो बात है कि इसका जितना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका उतना ही एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये फिट नहीं बैठता। अब क्यों फिट नहीं बैठता? तो अगर तुम देखोगे तो मान लो, देखो पहले क्या था, पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ, एग्जांपल कैसा है ना, एग्जांपल है मान लो मान लेते हैं कि ये पुली है और ये फिक्स है, ठीक है, ये पुली है और ये फिक्स है और ये बोला गया कि फिक्स पुली था और इसमें ये जो ब्लॉक है वो मान लो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये क्या कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। सपोज दिस इज ब्लॉक m1 एंड दिस इज ब्लॉक m2। अब क्या करते हैं ना, ये जो पूरा पूरा अरेंजमेंट है उसको एक लिफ्ट के अंदर डाल देते हैं। पूरा पूरा जो अरेंजमेंट है उसको क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर डाल देते हैं। अब अगर लिफ्ट के अंदर डाल दोगे और ये लिफ्ट, मान लो ये लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जो लिफ्ट है वो क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, वो पढ़ा क्या, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा पढ़ा क्या? यस सर। ओके, यस सर। तो मान लो दिस Sir. इज ऑब्जर्वर 1, ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, सपोज दिस इज ऑब्जर्वर 2। अच्छा, ऑब्जर्वर 1 कैसा फ्रेम है?
नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर 1 जो है वो या तो आप बोल दो एक्सेलरेटेड फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता फॉर ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फॉर दिस ऑब्जर्वर 1 ये जो पुली है वो रेस्ट में है क्या ऑब्जर्वर 1 के लिए? यस सर। ठीक है, तो Yes. अगर ऑब्जर्वर 1 के लिए पुली रेस्ट में है तो आप क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं लिखूंगा तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, Yes. और अगर आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ऊपर जा रहा है, तो एक का एक्सेलरेशन माइनस है, एक का एक्सेलरेशन प्लस है। अब मान लो मुझे ये बोला गया कि ऑब्जर्वर 2 को एक्सेलरेशन लिखना है। ऑब्जर्वर 2 कैसा फ्रेम है? ग्राउंड वाला फ्रेम है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं, मान लो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो Yes, sir. अगर ये माइनस वाला टर्म आप उधर भेजते हो तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो अगर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ m1 ब्लॉक देखना है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये लॉजिकल भी है। कैसे लॉजिकल है? इस वाले पार्टिकल को दो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक एक्सेलरेशन इसको खुद के मोशन के कारण मिल रहा है और ये लिफ्ट भी एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका जब नेट एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे, देखो एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये कितना है? -6 है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अगर देखोगे ग्राउंड के फ्रेम से तो ये हो जाएगा -2। तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू है वो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बन गया क्या? लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अच्छा, उसी Yes, तरह sir. अगर मैं कैलकुलेट Yes, करना sir. चाहूँ एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मुझे मास 2 का एक्सेलरेशन लिखना था तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और इसमें ऐड कर दो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मास 2 का एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम से प्लस में 6 है और लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन -2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में। अब तुम खुद से देखो, फॉर दिस ऑब्जर्वर 2 के लिए ये पुली कैसा है? फिक्स या मूवेबल? मूवेबल पुली है। अगर ये पुली मूवेबल है तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन और इस वाले एंड का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है ना? Different. तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि अगर पुली फिक्स्ड है, जैसे ये वाला फ्रेम, अगर पुली फिक्स्ड है तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा उतने ही एक्सेलरेशन से इसको ऊपर भी जाना है। लेकिन अगर दिस पुली इज मूवेबल, तो मूवेबल पुली में क्या होगा? जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा नहीं बोल सकते। तो सबको अपना मिस्टेक समझ में आया क्या? क्या मिस्टेक है? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट क्या अभी तक यहाँ तक? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा, अब ठीक है सर, चलो ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपने बता दिया कि अगर पुली मूवेबल है तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन और इस वाले एंड का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा, समझ में आ गया। लेकिन फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर? अगर पुली मूवेबल हो जाए तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना? समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? No, sir. नहीं? नो सर। ओके ठीक है। No, sir. अभी देखो हम क्या करते हैं, मान लो एक पुली है, ठीक है, और ये पुली जो है वो ऊपर जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं पुली ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन AP। अब इसमें दो ब्लॉक अटैच्ड है,
ठीक है, m1 और m2। अच्छा, अगर मैं कुछ नहीं मेंशन करता, जैसे मैंने बोला कि पुली इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ap, मतलब ये ग्राउंड के फ्रेम से है क्या? Yes, sir. अच्छा, अभी देखो, मान लो ये जो m1 है, ठीक है, ये m1 जो है, m1 क्या कर रहा था, m1 नीचे जा रहा है, ऐसा मान लो m1 नीचे जा रहा है a1 के एक्सेलरेशन से, और ये जो m2 है वो मान लेते ऊपर जा रहा है a2 एक्सेलरेशन, ऐसा मैंने मान लिया है, मेरे को नहीं पता अभी क्या है। अब मुझे क्या करना है ना, इस a1 a2 ap में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, मेरे को क्या पता है कि अगर ये पुली मूवेबल है तो ये दोनों एक्सेलरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। मैं क्या करता हूं, मैं अगर पुली को रेस्ट में रख दूं, मैं बात करूं अगर विथ रिस्पेक्ट टू पुली, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू पुली बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, पुली ऑब्जर्वर हो गया, और जो भी ऑब्जर्वर होता है उसको रेस्ट में रखना होता है क्या? Yes, sir. ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू पुली मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली वेक्टर में इक्वल हो जाएगा माइनस के साथ एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली। सर नहीं आया समझ में ये? अगर पुली आ स्टेशन, गया। अगर मैं बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पुली, विथ रिस्पेक्ट टू पुली मतलब पुली स्टेशनरी है, तो अगर पुली स्टेशनरी है तो इस वाले एंड का जो एक्सेलरेशन होगा और इस वाले जो एंड का एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे और डायरेक्शन वाइज जस्ट ऑपोजिट होंगे अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली is will be equal to minus times acceleration of m2 with respect to pulley, ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब देखो मैं अगर इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो इस वाले टर्म को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, ये माइनस मैंने बाहर रहने दिया, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पर माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड प्लस में एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाले टर्म को उधर भेज दो और ये वाले टर्म को उधर भेज दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड plus acceleration of m2 with respect to ground is equal to 2 times acceleration of pulley with respect to ground। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब ये जो डेरिवेशन है कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन याद करके करने बैठ जाएंगे, आपको सिर्फ ये एंड रिजल्ट याद रखना है। एंड रिजल्ट क्या है, तो इनका रिलेशन, इन तीनों एक्सेलरेशंस में जो रिलेशन होता है, पुली a1 a2 में जो रिलेशन है वो है कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वेक्टर में वो इक्वल होता है एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन होता है जो मूवेबल पुली के केस में हमें याद रखना है। आप क्या करोगे, जब भी पुली मूवेबल है, जब भी पुली मूवेबल है तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, दोनों को वेक्टरली ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर आया नहीं सर समझ में? ये आगे सर। सबको समझ में आया क्या? अब देखो अगर मैं 40 पुट करना स्टार्ट करूं तो मैंने एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना रखा था, प्लस में एपी हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू m1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये माइनस में a1 हो जाएगा, फिर फॉर्मूले का प्लस, अब m2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस में a2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रिलेशन हो जाएगा तीनों के एक्सेलरेशन के बीच में, पुली a1 a2 और इसके एक्सेलरेशन के बीच में। आया क्या समझ में ये? Yes, sir. अगर रेक्टेंगुलर होता है तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा ना, अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो किसी एक को प्लस मान लो किसी एक को नेगेटिव मान लो, तो ये जो प्लस माइनस हो गए वो तो डायरेक्शन के लिए हो गए। तो इस तरह से मैंने लिखा। आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. अब ये ना देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ऐसा लग सकता है कि सर पता नहीं आपने क्या बता दिया, बीकेडी सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब हो सकता है ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर तुम इसका नटशेल याद रखोगे ना, इसका नटशेल क्या याद रखना है सर, कि अगर पुली का एक्सेलरेशन जानना है ग्राउंड के फ्रेम से तो क्या करेंगे, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन और इस वाले एंड के एक्सेलरेशन को वेक्टरली ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। अब मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, एक पुली है जो नीचे आ रहा है,
मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ऐसा बोला गया है कि ये जो m1 मास है, सपोज ये m1 मास अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर m2। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर m2। ट्राई करोगे क्या? यस सर। आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है, क्या? इस वाले एंड का एक्सेलरेशन प्लस इस वाले एंड का एक्सेलरेशन इन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। कोशिश करो, देखो नहीं बनेगा तो आई विल हेल्प, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। सर -22। -22, ओके, देखते हैं। एक आंसर हमारे पास आ गया, -22। मुस्तफिजुर का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। देखो, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, आईआईटी नहीं होने वाला। और ये कभी मत सोचना ना कि क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड्स में अगर आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है। आईआईटी विल बी अ डिफरेंट गेम, वो एकदम अलग गेम होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टीचर आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप वहां पे जाके सॉल्व कर पाओगे। आंसर्स मेरे को चाहिए। -22, 2 आंसर्स आए हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज यू हैव टू रिस्पॉन्ड, प्लीज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को बार बार पूछो, ऐसा नहीं कि अरे ये सर तो मैंने -22। -22, ओके, सर ठीक है, -22। -22, ओके -22 सर। ओके, ठीक है। अभी भी किसी भी लड़की का आंसर नहीं आया है। नन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, गर्ल स्टूडेंट। Sir, I also got -2. -22, ओके। और किसी का आंसर? देवराज, जगन्नाथ, मालिनी, नयन, आंसर बताओ भाई। आग्नेक, आकाश, आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आंसर आ गया क्या? आग्नेक, आकाश, आंसर आया किसी का? ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अच्छा, आप ऐसा मेरे सेक्शन में कर रहे हो या दूसरे वाले फिजिक्स सेक्शन में भी ऐसे ही करते हो? बताते ही नहीं हो सर। कोई नाराजगी मेरे से किसी को? सर आप मेरे को अच्छे नहीं लगते सर, आपको आंसर नहीं बताऊंगा सर। शुभेंदु, आपने सॉल्व कर लिया? शुभेंदु, सॉल्व कर लिया क्या? सर -22। -22, ओके, ठीक है, देखते हैं। आर का ज्योति, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? आर का ज्योति, अगर आप मीटिंग में प्रेजेंट हो देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो ना, पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं। सर -22। -22, ओके, ठीक है, देखते हैं। -22, एक श्रेयांश ने आंसर बताया शायद, जो भी है, चलो देख लेते हैं। सर अब 22 प्लस में माइनस में? माइनस में, वो भी इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ, नहीं तो अगर प्लस माइनस गड़बड़ तो आंसर गड़बड़, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है जो लिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ ना, मुझे नहीं पता ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या कर रहा है, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर ही मान लेता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि x के अमाउंट से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला दैट वी हैव रेड, हम क्या बोलेंगे, इस वाले एंड का एक्सेलरेशन प्लस इस वाले एंड का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने प्लस में ऊपर माना है, मतलब ये हो जाएगा x प्लस का x, फिर इसका में क्या लिखेंगे,
सेकंड वाला जो आर्म है उसका भी एक्सेलरेशन प्लस में 2 है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 लिख दो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -20। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस आसान है ना बहुत? यस सर। यस ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, इतने मैसेज कौन कर रहा है यार? ये M1 है, ये M2 है। ये नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस M1 ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस M1 ब्लॉक, फाइंड द acceleration of M1 block। M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये पुली 1 है और ये पुली 2 है। Sir, 20 meter per second square. 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर मुझे मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, और किसी का आंसर? सर 1 सेकंड। 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड टाइम है। ओके मेरे को लगा 1 सेकेंड इज द आंसर। 1 सेकेंड कैसे होगा, टाइम नहीं पूछा मैंने। टोल्ड टू वेट 1। ओके ओके, So 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्रदीप्ता, हम लोग चेक करते हैं। सर 20 मीटर पर -22 मीटर पर सेकंड। -22 मीटर पर सेकेंड एक आया, 20 मीटर पर सेकेंड 2 के 3 आंसर्स हो गए। ठीक है, सर 20 20 मीटर पर सेकेंड के 4 आंसर हो गए। ठीक है, मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, किसी ने मैसेज किया है सर +20 है श्रेयांश का आंसर। ओके सर 20 मीटर पर सेकंड होगा। 20 मीटर पर सेकेंड, मानस का आंसर भी 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है मानस, हम लोग चेक करते हैं। देखो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले रोप को तो मैंने क्या करके रखा है, टाई करके रखा है। मतलब ये वाला रोप कभी मूव नहीं करने वाला। तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आपने पढ़ा होगा कि रोप के इस वाले एंड का जो एक्सेलरेशन है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा। तो अगर मैंने इसको फिक्स करके रखा है तो इस वाले एंड का एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, अगर इसका एक्सेलरेशन x मान लिया जाए और दिस P2 पुली इज अगर मूवेबल, तो हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -10, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज -20। इसका मतलब ये वाला जो एंड है वो नीचे भाग रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये P1 तो फिक्स पुली है, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे भाग रहा है तो ये क्या करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर भागेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर ये आपको समझ में आ गया ना मूवेबल पुली का कंसेप्ट, तो आई थिंक आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप क्या करना, ये जो प्रॉब्लम था ना जो हमने सॉल्व नहीं किया,
ये वाले प्रॉब्लम को आप क्या करना, अटेम्प्ट करना। कैसे अटेम्प्ट करोगे, a1 इन तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मान लेना, a1 a2 a3, इसके लिए इक्वेशन लिखना, इसके लिए इक्वेशन लिखना, इसके लिए इक्वेशन लिखना, टोटल 4 इक्वेशन लिखना है, 4 वेरिएबल है, एक तो धागों का टेंशन और ये 3 एक्सेलरेशन, 4 इक्वेशन लिखोगे, 1 2 3 एक्सेलरेशन के न्यूटन सेकंड लॉ से और एक कंस्ट्रेंट वाला, ये जो पुली का कंस्ट्रेंट जो बनेगा उससे, 4 इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। तो अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? Okay, sir. ओके चलो फिर Yes, sir. एंड करते हैं। Yes. सर मैं जो हाँ। क्वेश्चन भेजा था आपको उस दिन वेक्टर्स पे, हाँ तो सर वो जो आंसर शीट में उसका आंसर था √2 is to √3 is to √2। √3 is to √2, फिर से एक बार भेज देना। तो ओके सर। ओके फिर से एक बार भेज देना, देख लेता हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. थैंक